गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी है वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी, बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। इसी कड़ी में जुड़ते हुए विनायक नर्सिंग एकेडमी है वो भी कुछ ना कुछ आपका सहयोग हमेशा करती रही है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा पीडियाट्रिक ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन सेशन। ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे जितने क्वेश्चन लेके आए जाते हैं, ये मान के चलिएगा कि अगर यहाँ पे स्क्रीन पे 20 क्वेश्चन लेके आए जाते हैं तो वहां पे आपको 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाता है। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को आपके सामने अभी भी लेके आए हैं। हर एक क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे कह रहा है, एक 4 महीने का इन्फेंट है, डूइंग वेल आफ्टर द रिपेयर ऑफ ए क्लेफ्ट लिप। ये क्या कह रहा है कि क्लेफ्ट लिप क्या हुआ है, रिपेयर हुआ है। और रिपेयर का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, सर्जरी हुई है। क्लेफ्ट लिप की क्या हुई है, उसकी सर्जरी हुई है। द नर्सेज वांट्स टू प्रोवाइड द client with appropriate stimulation. What is the best toy for nurses to provide? नीचे दिए गए 4 टॉयज जो नीचे दिए गए हैं, उन 4 टॉयज में से जो बेस्ट टॉय है वो कौन सा दे सकते हैं किस क्लाइंट को, किस मरीज को? ऐसे मरीज को जिसका क्या हुआ है, रिपेयर हुआ है। क्या? क्लेफ्ट लिप। सबसे पहली बात कि क्लेफ्ट लिप का रिपेयर को या फिर क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी है उसको बोला जाता है सीलियोप्लास्टी। क्या बोलते हैं? सीलियोप्लास्टी। सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट, इसको सीलियोप्लास्टी, CHEILOPLASTY, सीलियोप्लास्टी। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि सीलियोप्लास्टी कब की जाती है? एज अर्ली एज पॉसिबल। देखिएगा, एज अर्ली एज पॉसिबल, ये हर एक लाइन यहाँ क्वेश्चन है। एज अर्ली एज पॉसिबल या फिर विद इन ए मंथ, या फिर क्या, विद इन ए मंथ, विद इन ए मंथ। आप क्या सोच रहे हो, ये जो वर्ड लिखा है मैंने, या फिर ये जो वर्ड मैं अभी विद इन ए मंथ बोल रहा हूं, या फिर एज सून एज पॉसिबल या बोल रहा हूं, ये वर्ड मैं ऐसे बोल रहा हूं। यहां पे इस लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है कि सीलियोप्लास्टी कब कर सकते हैं। तो सीलियोप्लास्टी नो एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके अपन वहां पे अपने को क्लेफ्ट लिप को क्या करना है, रिपेयर करना है। और लिप को रिपेयर करने की सर्जरी को सीलियोप्लास्टी बोलते हैं। ये भी बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज अर्ली एज पॉसिबल, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात? अब बात आती है कि जो सीलियोप्लास्टी है, अब आपको ये तो पता चल गया, अब आपको ये तो मालूम चल गया कि भाई सीलियोप्लास्टी है वो किसकी है, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी। तो ऐसा खिलौना देना है जो वो माउथ में ना ले, ऐसा खिलौना देना है जो वो माउथ में ना ले। वरना आपको पता है 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 1 साल तक का जो बच्चा है, कुछ भी हाथ में आया सीधा माउथ की तरफ पुट करेगा, यस या नो? तो उसका आंसर डायरेक्टली ये जाना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि भाई अपन उसको रेटल दे सकते हैं, टेडीवियर दे सकते हैं, स्ट्रेंज और लार्ज बीट्स दे सकते हैं, नहीं। अपन को देना क्या है उसको, ये कह रहा है कि मोबाइल विथ ए म्यूजिक बॉक्स। एक म्यूजिक बॉक्स है इतना बड़ा, जो साइज में बहुत ही बड़ा होना चाहिए, जो उसके माउथ में ना जाए, कि मोबाइल विथ ए म्यूजिक बॉक्स, उसको आप म्यूजिक बॉक्स दे सकते हो। ऐसा खिलौना उसको दें जो आप डायरेक्टली माउथ में नहीं दे। अगर आपने उसको रेटल दे दिया तो आपको पता है सीधा वो रेटल अंदर लेगा और उसको स्टिचेज को क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। तो ये तो था इसका करेक्ट आंसर। इसमें अगर कोई और भी ऑप्शन चेंज कर दे तो आपको इतना सा ध्यान रखना कि सेफ्टी इज द प्रायोरिटी, यस या नो? और वो बच्चा है वो स्टिचेज को आपको पता होना चाहिए, उस बच्चे को मम्मी रिस्टेन भी किया जाता है, मम्मी रिस्टेन किया जाता है। दूसरी बात, उसमें एक एडवाइस ये भी होती है कि वो बच्चा रोना नहीं चाहिए, वो बच्चा रोना नहीं चाहिए। तो उस चीज को भी क्या किया जाता है, मिनिमम किया जाता है या फिर रिड्यूस किया जाता है, ये शनो। तो रोना नहीं चाहिए, उसके लिए उसको कुछ समय के लिए सेडेटिव तक दी जाती है। वो आप क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का जो अपना टॉपिक है उसमें देखिएगा, वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन रूप इसका दिया हुआ है, ठीक है? तो इससे रिलेटेड सीलियोप्लास्टी बोलते हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल, ये शनो। तीसरा क्वेश्चन कि अगर आपने सीलियोप्लास्टी करी है तो उसको पोजीशन कौन सी देते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पोजीशन। अब आपको पता होना चाहिए क्लेफ्ट लिप है वो यूनिलेटरल होता है, बाइलेटरल होता है। यूनिलेटरल होता है तो लेफ्ट साइड में मोस्ट अफेक्टेड होता है, यूनिलेटरल मींस वन साइडेड होता है, बाइलेटरल मींस दोनों साइडेड होता है। अगर वो यूनिलेटरल है
अगर वो यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिफ है बच्चों, यस या नो, यूनिलेटरल टाइप का क्लेफ्ट लिफ है, तो आप उसको कौन सी पोजीशन देंगे? तो आप उसको नॉन ऑपरेटिव साइट, नॉन ऑपरेटिव बोलो या फिर नॉन अफेक्टेड बोलो, नॉन ऑपरेटिव साइड, नॉन ऑपरेटिव साइड लाइन पोजिशन, यस या नो, साइड लाइन, नॉन ऑपरेटिव साइड लाइन पोजिशन बोलो या फिर नॉन ऑपरेटिव साइड लेटरल पोजीशन बोलो, एक ही बात है, यस या नो। साइड लाइन पोजीशन या साइड लेटरल पोजीशन उसको देते हैं। जिधर की सर्जरी, फॉर एग्जांपल अगर उसका लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के इधर अगर उसको लिप में क्लेफ्ट लिप है, तो उसको आप राइट साइड के अंदर पोजीशन देंगे, लेटरल साइड की। इट मींस जिधर ऑपरेशन हुआ है उसके अपोजिट साइड, ये मैंने बोला नॉन ऑपरेटिव साइड में पोजीशन देना है और वो लेटरल पोजीशन उसको देना है। लेकिन अगर वो क्लेफ्ट लिप है, अगर वो बाइलेटरल है, अगर वो बाइलेटरल है, दोनों साइड का उसको क्लेफ्ट लिप है, तब आप उस पेशेंट को क्या देंगे? सुपाइन पोजीशन देंगे। तब आप उस पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे बच्चों? सुपाइन पोजीशन देंगे। अगर आप सुपाइन पोजीशन दोगे तो ना तो इधर से उसको कोई इंजरी होगी, ना इस साइड से उसको इंजरी होगी। तो ये क्वेश्चन, हालांकि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में बहुत सारे रूल ऑफ 10 बताए, एक क्या बताया मैंने? रूल ऑफ 10 भी बताया हुआ है। ये सारी चीजें आप अपने विनायक नर्सिंग एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पे जाके इस चीज को देखिएगा। बहुत ही डिस्क्रिप्शन में ये सब चीजें दी हुई है। तो 3-4 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से। क्लेफ्ट लिप की सर्जरी को जीलियोप्लास्टी बोलते हैं। सर्जरी कब की जाती है? एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, या फिर विद इन ए मंथ के अंदर की जा सकती है। पोजीशन कौन सी देते हैं? आफ्टर सर्जरी। अगर यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप है तो उसमें नॉन ऑपरेटिव साइड में लेटरल साइड की पोजीशन देते हैं, और अगर बाइलेटरल है तो सुपाइन पोजीशन अपन को देना उसके अंदर जरूरी हो जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने खत्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इस सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है तो वो ये है। ये क्या कह रहा है कि टफ ऑफ हेयर आर सीन इन विच टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये यहाँ पे एनटीडी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बात करें। एनटीडी को स्पाइना बाइफिडा, इसको अपन स्पाइना बाइफिडा भी बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा भी बोलते हैं। यस, तो आप यहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर स्पाइना बाइफिडा के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या कह रहा है कि वहां पे हेयर का क्या है? टफ्ड है, यानी कि टफ ऑफ हेयर यानी गुच्छा, वहां पे हेयर का गुच्छा है। ये कौन से टाइप के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर ऐसा देखा गया है? क्या वो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है? क्या वो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका है? क्या वो इंट्रोसेल है? क्या वो हाइड्रोसिफिलिस है? यस या नो? तो सबसे पहली बात स्पाइना बाइफिडा या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। ये जो है आपका, ये होता क्या? स्पाइना बाइफिडा है, वो होता क्या है? इसमें होता है वर्टिब्रल जो कॉलम होता है वो एब्सेंट होता है। यस या नो? एब्सेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये जो वर्टिब्रा है, वो जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसका जो फ्यूजन है वो क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। यानी कि वर्टिब्रल कॉलम का जो फ्यूजन है वो अच्छे से नहीं होता है। यस या नो? मोस्ट कॉमन साइड कौन सी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि स्पाइना बाइफिडा की जो मोस्ट कॉमन जो साइट है, वो मोस्ट कॉमन साइट यानी कि मेनली कहां पे पाया जाता है? ये लंबोसेक्रल रीजन, लंबोसेक्रल रीजन, यानी इस वाले हिस्से में लंबर और जो सेक्रम होती है, यानी लंबोसेक्रल रीजन है ना, वो मोस्ट कॉमन साइट पाई जाती है किसकी? स्पाइना बाइफिडा की। यस या नो? लंबोसेक्रल रीजन है वो पाई जाती है स्पाइना बाइफिडा की। यस या नो? अब अपन अगर इसके स्पाइना बाइफिडा, अब अपन इसको इसका अगर स्पाइना बाइफिडा का अगर अपन इसका टाइप्स की बात करते हैं, अगर अपन स्पाइना बाइफिडा के अगर टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है ओकुल्टा और देन होता है सिस्टिका। यस या नो? स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा और एक होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। यस या नो? ये दोनों नाम यही है।
एक होता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और देन वो होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। ये जो ओकल्टा है ये वाला हिडन टाइप का होता है, ये वाला हिडन टाइप का होता है, इसके अंदर से कोई भी माल मटेरियल वहां पे आपको नहीं दिखता, ये हिडन वाला टाइप का होता है। इसके अंदर आपको हेयर्स का एक गुच्छा दिखेगा। तो ये जो स्पाइना बाइफिडा, ये जो टफ ऑफ जो हेयर है, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ए जाएगा, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा इसका टाइप है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। यानी कि ये कौन सा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का टाइप है, तो ये स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा वाला टाइप है। ये सुनो, इसमें आपको पता है किसी प्रकार की चीज का वहां पे मेनिंजेस का, स्पाइनल कॉर्ड का किसी भी तरीके का वहां पे प्रोट्रूजन नहीं होता है। एक वहां पे गड्ढा जरूर पाया जाता है, एक वहां पे गड्ढा जरूर पाया जाता है, ये सेनो जिसको अपन बोल सकते हैं एक वहां पे डिंपल जरूर पाया जाता है। ये हिडन प्रकार का होता है जो जिसको बोला था स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ये सेनो समझ गए। और जो सिस्टिका है, जो सिस्टिका है इसके अंदर आपको क्या दिखाई देता है, एक सेक दिखाई देता है। जो सिस्टिका है उसके अंदर सेक दिखाई देता है। और सिस्टिका फर्दर दो प्रकार का होता है, एक होता है मेनिंजियोसील, यस या नो, मेनिंगोसील, यस या नो। इसके अंदर आपको मेनिंजिज, इसके अंदर आपको जो मेनिंजिज है वो वहां पे दिखाई देगी, उसको बोलते हैं मेनिंजियोसील, यस या नो, उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजियोसील। नेक्स्ट वन आता है माइलो मेनिंगोसील। और माइलो मेनिंगो जो सील होता है उसके अंदर आपको पता है कि मेनिंजीज भी होती हैं। अरे भाई कवरिंग होती है, ये डेप तीन प्रकार की जो लेयर्स पाई जाती है ना, डुरामीटर, एरेक्नोमीटर और पायोमीटर, उसको बोलते हैं मेनिंजीज। वहां पे मेनिंजीज होती है और साथ में वहां पे आपको क्या दिखाएगा, स्पाइनल कॉर्ड भी अगर अपीयर होती है तो उसको माइलोमेनिंजोसील बोलते हैं। ये टू टाइप्स होते हैं, एक होता है मेनिंगोसील, तो जो मेनिंजोसील है उसके अंदर केवल मेनिंजीज होती है, और अगर मेनिंजीज के साथ में अगर वहां पे स्पाइनल कॉर्ड भी होती है तो उसको माइलोमेनिंगोसील बोलते हैं। ये है ना, उसको क्या बोलते हैं, माइलोमेनिंगोसील बोलते हैं। इट मींस ये ज्यादा क्या है, हानिकारक है। मेनिंगोसील की बजाय माइलोमेनिंगोसील है, ये ज्यादा हानिकारक है। सबसे पहली बात इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करें आपको कि ये इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, सर्जिकल करेक्शन ही इसका क्या है, ट्रीटमेंट है। मोस्ट कॉमन कोज ये होता किससे, स्पाइना बाइफिडा है ना, ये मोस्ट कॉमन कोज ये होता किससे है, ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से होता है। किससे होता है मेरे बच्चों, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ स्पाइना बाइफिडा ये किसकी वजह से होता है, ये आपको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से होता है। अगर आप इसके डायग्नोसिस की बात करो कि अब आप इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल जो होता है, अल्फा फिटोप्रोटीन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है किसमें, मदर के सीरम में। मदर के सीरम में जो अल्फा फिटोप्रोटीन है अगर उसका लेवल इंक्रीज हुआ, इट मींस वो किसको इंडिकेट कर रहा है, स्पाइना बाइफिडा को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट में इसमें एमनियोसेंटेसिस करते हैं, है ना। इसके अंदर मां में क्या करते हैं, एमनियोसेंथेसिस करते हैं, और वहां पे भी आपको अल्फा फिटोप्रोटीन जो है एपी वही वहां पे क्या करते हैं, चेक करते हैं। भले ही आप अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल है वो मदर के सीरम में देखें या फिर आप एमनियोसेंथेसिस करें, वहां पे भी अल्फा फिटो प्रोटीन का जो ये जो लेवल है ये आपको क्या मिलता है, वहां पे इंक्रीज मिलता है। ये शेनो समझ में आ गई बात, चलिएगा। अब बात करते हैं कि आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैंने बताया कि जो सेकंड टाइप जो होता है, जो सिस्टिका वाला टाइप होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक सेक होता है। सेक यानी वहां पे एक तरीके का उभार होता है जिसके अंदर आपको पता है, मैंने बताया कि मेनिंजेस होती है, वहां पे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ये सारी चीज, तो वो सेक है। उस सेक का प्रोटेक्शन करना आपको, ये नहीं प्रोटेक्शन आपका, उसका ध्यान, उस सेक का प्रोटेक्शन करना नर्सेज की जिम्मेदारी होती है। ये से नो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये से नो कवर द सेक, आपको सेक को क्या करना है, कवर द सेक विथ स्टेराइल
वेट, सलाइन, गोच। आपको उस शेक को कवर करना है किससे? एक स्टेराइल गोज होगा, जो वेट होगा, यानी वो गिल्ला गोज होना चाहिए आपका। कैसा होना चाहिए? गिल्ला गोज वहां पे होना चाहिए। यस या नो? गिल्ला गोज वहां पे होना चाहिए। और आप उसको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। यस या नो? आप उसको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। शेक का प्रोटेक्शन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। वहां पे आप एक स्टेराइल वेट सलाइन से डूबा हुआ एक वेट यानी गिल्ला गोज वहां पे लेंगे और शेक के ऊपर से आप उसको कवर करेंगे। अब बात करते हैं, अगर अपन प्रिवेंशन की बात करें कि ये बीमारी हो ही नहीं तो क्या करना है, तो उस मां को क्या बोलना है कि आपको बिफोर कंसीव प्रेगनेंसी, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से 1 मंथ बिफोर, यानी 1 महीने पहले आपको क्या करना चाहिए? फोलिक एसिड की टेबलेट जो है वो आपको स्टार्ट कर देनी है। और जिसकी डोज 400 माइक्रोग्राम होती है। 400 माइक्रोग्राम की डोज होती है, बाकी डॉक्टर पे डिपेंड करता है। 1 महीने पहले से अगर आप वहां पे फोलिक एसिड की टेबलेट चालू कर देते हैं तो ये बीमारी आपको होने के 99% चांसेस क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। तो समझ में आ गया? इसके 2 प्रकार का होता है। यस या नो? पहला ओकल्टा होता है, जो ओकल्टा एक हिडन टाइप का था, वो ही इसका आंसर था। दूसरा सिस्टिक का है। 2 प्रकार का होता है, मेनिंगोसिल और माइलोमेनिंगोसिल। एक के अंदर केवल और केवल मेनिंजीज होती है, दूसरे के अंदर साथ में स्पाइनल कॉर्ड भी होती है। अपना काम शेक को प्रोटेक्ट करना होता है। यस या नो? समझ में आई बात? चलिएगा, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है बच्चों। कह रहा है प्लान कर रहे हैं केयर, 18 महीने का चाइल्ड है, नर्स वुड एक्सपेक्ट हिम टू एबल टू डू विद द फॉलोइंग, नीचे वाले में से कौन सा काम करने में वो एबल होगा? बच्चे की एज क्या है? 18 महीने है। बच्चे की एज क्या है? 18 महीने। यस या नो? पहली बात, बटन हिज शर्ट एंड टाई हिज शूज और बटन, यानी कि जो शर्ट के जो बटन है उसको वो बंद और खोल सकता है, और जो शूज है उसको वो बांध और खोल सकता है। ऐसा होता है क्या? इसके लिए उसकी एज है वो आपको लगभग 3 साल से अबोव एज चाहिए। ये एक तरीके से माइलस्टोन का क्वेश्चन है कि 3 साल की एज जब होगी जब ये काम करेगा। लेकिन यहाँ पे एज कितनी बताई गई? 18 महीने का बच्चा, इनमें से कौन सा काम कर लेगा? यस या नो? सीजर से कटिंग कर सकता है? नहीं, सीजर को वो काम में नहीं ले सकता। सीजर से किसी भी चीज को काटने के लिए आप देंगे तो वो नहीं कर सकता। वो कप डाउन एंड स्टेयर से उतरना और चढ़ना नहीं। 2 से 3 साल की एज के अंदर ऐसा होता है। अभी मैंने माइलस्टोन का एक टॉपिक लिया तो उसमें देख लेना, सारे माइलस्टोन वहां पे आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा है वो 15 महीने का, यानी कि अगर वो 15 मंथ का हो जाता है तो वो विद कप के साथ में खा पी सकता है, और अगर बच्चा 18 महीने का है तो वो स्पून के साथ में खा पी सकता है। यस या नो? तो वो क्या कर रहा है? फीड हिमसेल्फ एंड ड्रिंक फ्रॉम ए कप। बिल्कुल वो बच्चा 18 महीने का जो बच्चा है, 1.5 साल का जो बच्चा है, वो कप से खुद फीड कर सकता है। और अगर वो बंदा, वैसे इसका राइट आंसर 15 मंथ है, तो 15 से 18 महीने का बच्चा है वो स्पून से और कप से खुद फीड कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो बी जाएगा। और जो सारे जो माइलस्टोन यहाँ पे दिखाए गए हैं, वो सारे जो माइलस्टोन हैं, वो सारे माइलस्टोन 2 से 3 साल की एज के माइलस्टोन यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है आपके सामने प्यारे बच्चों, वो बी रहेगा। खुद फीड कर सकता है 18 महीने का बच्चा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीतेगा वही जो मेहनत करेगा, हारता वही है जो एग्जाम में नहीं बैठता है। समझ में आई बात? 8 साल का बच्चा है, रिड्यूस हाइट एंड वेट। ये क्या कह रहा है? उसकी एज, उसकी हाइट और जो वेट है वो दोनों रिड्यूस है एज के अकॉर्डिंग, यानी कि जितनी उसकी एज है उस एज के अकॉर्डिंग उसका जो हाइट और जो वेट है वो दोनों कम है। समझ में आई? हाइट एंड वेट को वो क्या है? रिड्यूस है एज के
एज के अकॉर्डिंग, एज की, जैसे मान लो उसकी 8 साल की एज है तो 8 साल पे जितनी हाइट और जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं है। इन बच्चों का 6 से 7 साल में जितनी हाइट और जितना वेट होना चाहिए उतना हाइट और उतना वेट है यहाँ पे। इसलिए ये कह रहा है कि ये किसको इंडिकेट करता है। आप लोग जल्दीबाजी करके कभी भी माल न्यूट्रिशन पे जाने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन का आंसर माल न्यूट्रिशन नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपको जाएगा बच्चों क्रोनिक इन्फेक्शन। ये नो क्या जाएगा, क्रोनिक इन्फेक्शन। देखिएगा 2-3 चीजें हैं, मैं 3 क्वेश्चन है वो आपको यही क्लियर करा देता हूं। पहला है एक्यूट इन्फेक्शन, पहला आपका आता है एक्यूट इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन आता है आपका क्रोनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन आता है आपका क्रोनिक इन्फेक्शन। वेट फॉर, जो एक्यूट है इसके अंदर लिखा जाएगा आपका वेट फॉर हाइट, ये से नो। वेट फॉर एज क्रोनिक में वेट फॉर एज और हाइट फॉर एज, ये से नो हाइट फॉर एज। एक्यूट वेट फॉर हाइट, यानी कि हाइट के अनुसार वेट को कंपेयर करें, हाइट के अनुसार वेट को कंपेयर करें। अगर जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग अगर वेट नहीं है तो इसका मतलब वो एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। और यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग अगर वेट को कंपेयर करें, जितनी एज है उतना वेट नहीं है, इसका मतलब उसको क्या है, क्रोनिक इन्फेक्शन है। वो यही कह रहा है वेट फॉर एज, यानी एज के अगेंस्ट। तो फॉर एज आ गया, क्रोनिक को दिखाता है, ये क्रोनिक को दिखाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, क्रोनिक जाएगा। और एक्यूट इन्फेक्शन जाएगा वो जाएगा फॉर हाइट। अगर यहाँ पे फॉर हाइट होता है तो वो जाता क्या आपका एक्यूट, लेकिन यहाँ पे क्या है फॉर एज। एज के कंपैरिजन में वेट एंड हाइट, एज के कंपैरिजन में अगर वेट एंड हाइट है वो डिक्रीज है, एज के कंपैरिजन में अगर वेट और हाइट है वो अगर डिक्रीज है तो उसको क्रोनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। यस या नो, किसको करता है, क्रोनिक इन्फेक्शन को क्या करता है, वो इंडिकेट करता है। समझ में आएगी बात, चलिएगा नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कैन बी कोज बाय ऑल एक्सेप्ट, यानी कि जो नीचे दिए गए जो कोज हैं उसमें से एक को छोड़ के एक ऐसा कौन सा कोज है जो आईजीआर को, ये जो आईजीआर का कोज नहीं है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, इसमें से एक को छोड़ के और सारे कोज हैं वो आईजीआर के। एक ऐसा कोज है जो आईजीआर का कोज नहीं है, वो कौन सा है। सबसे पहली बात अपन बात करते हैं कि जो आईजीआर हमेशा बच्चों में ही होता है, फिटस में ही होता है। समझ में आ गई बात, मां में आईजीआर नहीं होता है। तो आईजीआर दो प्रकार का होता है। पहला होता है इंट्रिंसिक, और दूसरा होता है एक्सटेंसिक। पहला होता है इंट्रिंसिक, यस या नो। नेक्स्ट वन होता है एक्सटेंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक। जो इंट्रिंसिक जो आईजीआर होता है ये हमेशा होता है सिमेट्रिकल, ये होता है सिमेट्रिकल, और ये होता है एसिमेट्रिकल, ये होता है एसिमेट्रिकल, और ये वाला होता है इंट्रिंसिक जो होता है वो होता है सिमेट्रिकल टाइप का, और जो एक्सटेंसिक होता है वो एसिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का मतलब समझिए, सिमेट्रिकल का मतलब सारे ऑर्गन ही छोटे हैं, सारे ऑर्गन ही छोटे हैं, वो सिमेट्रिकल होता है। और इसके अंदर आपको पता है इसमें एसिमेट्रिकल के अंदर जो अफेक्टेड ऑर्गन नहीं होता वो कौन सा होता है, ब्रेन है ना, वो नॉट अफेक्टेड। इसमें ब्रेन अपने सेम साइज का ही होता है, बाकी जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं। ये एसिमेट्रिकल में आता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आता है, यस या नो, कि अनअफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, तो अनअफेक्टेड ऑर्गन इसके अंदर ब्रेन है। ब्रेन अपनी नॉर्मल साइज में होता है एसिमेट्रिकल के अंदर, यस या नो, यानी कि पूरी सिमेट्री एक जैसी नहीं है। एसिमेट्रिकल वो होता है, ये एक्सटेंसिक टाइप का होता है। और पहला होता है इंट्रिंसिक टाइप का, ये सिमेट्रिकल होता है। और इसका जो कोज होता है, इसका जो कोज होता है ये होता है आपका क्रोमोसोमल। इसका जो कोज होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोमल। जो इसका कोज होता है वो होता है इंट्रिंसिक
प्रकार का। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं अब बात करते हैं इसका एक्सटेंसिव टाइप का। ये एक्सटेंसिव जो टाइप है, जैसे इसका जो मेन कोज है ये क्या है, क्रोमोसोमल है, उसी हिसाब से यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी इसका कोज है। यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी इसका कोज है, इनसफिशियंसी इसका कोज है। यानी कि प्लेसेंटल, यानी कि जब यूट्रस से प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है, उस फिटस से मदर के यूट्रस को, बच्चों को जोड़ने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। वही उसको न्यूट्रिएंट देता है, सारी चीजें वो देता है, लेकिन इनसफिशियंसी हो जाती है, यानी वो सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिशन का नहीं मिलना, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, एसिमेट्रिकल हो जाएगा वहां पे, उसको एक्सटेंसिव टाइप का क्या कहेंगे, आईयूजीआर कहेंगे। ठीक है, इधर तो ओनली किससे होता है, क्रोमोसोमल, यानी कि यहाँ पे जीन की अबनॉर्मलिटी होती है, उसके वजह से इंट्रिंसिक होता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोमल तो ऑप्शन में नहीं है, इसको तो भूल जाओ। एक्सटेंसिंग जो टाइप का, एसिमेट्रिकल जो टाइप का है, वो यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी की वजह से होता है। तो यानी कि अगर कोई मदर है वो निकोटिन ले रही है, अगर कोई मदर सिगरेट बीड़ी वगैरह कुछ भी पी रही है, तो वो जो है वो निकोटिन प्लेसेंटा के द्वारा उसमें चला जाएगा फीटस में। अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो उसमें चला जाएगा। तीसरा जो मेडिसिन है, आपको पता है कि प्रोपेनोलोल है, वो बीटा ब्लॉकर जो होती है, वो कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है। ये शनो तो ये तीनों कोज हैं किसके, आईयूजीआर के। ये शनो तीनों कोज हैं आईयूजीआर के। ये जो आपकी जो चौथी है फिनोटेजाइन, ये इसका कोज नहीं है, यानी कि ये इसका आंसर एक्सेप्ट, इससे आईयूजीआर नहीं होता है। ये फिनोथेजिन जो है आपकी, इससे आईयूजीआर नहीं होता है। ये तीनों है, निकोटीन, अल्कोहल और ये आपकी प्रोपेनोलोल है, इन तीनों से क्या होता है, आईयूजीआर होता है। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा है, तो एक्सेप्ट में जो फोर्थ वाला डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर जाएगा। ये फिनोथेजाइन, जो आपकी फिनोथेजाइन जो है, ये फिनोथेजाइन है, ये इसका आईयूजीआर का कोज नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये तीनों है, तो जो नहीं है वही पूछा गया है। तो फोर्थ जो है वो राइट है इसका, फिनोथेजाइन, ये इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी तीनों से आईयूजीआर होगा, ये शनो बाकी तीनों से क्या होगा, आईयूजीआर होगा वहां पे। चलिएगा, नेक्स्ट वन बात कर रहा है कि हाइट मेजरमेंट ऑफ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड डन बाय, 3 साल के बच्चे की हाइट को मेजर करना है, किसे किया जाता है, स्टेडियोमीटर इज द करेक्ट आंसर। स्टेडियोमीटर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। स्टेडियोमीटर से क्या की जाती है, हाइट मेजर की जाती है। इन्फेंटोमीटर है उससे लेंथ, इन्फेंटोमीटर है उससे लेंथ मेजर की जाती है। और लेंथ मेजर आपको पता है, ये भी कह सकते हो आप, लेस देन 1 ईयर। अगर बच्चा 1 साल से कम है, जब उसकी लेंथ मेजर की जाती है, और लेंथ जो है वो इन्फेंटोमीटर से मेजर की जाती है। 1 साल से छोटा बच्चा है वो खड़ा नहीं हो सकता है। जब तक बच्चा अपने पांव पे खड़ा नहीं होगा, जब तक अपन उसको हाइट नाम नहीं देंगे, जब तक उसको अपन लेंथ, ये शनो जब बच्चा लेट रहा है तो लेटने की पोजीशन में अपन उसको लेंथ नाम देंगे। और जब 1 साल के बाद में बच्चा खड़ा हो जाएगा, तब 2 साल से ऊपर के जो भी जितने भी होते हैं ना बच्चे, जो आराम से अपने खुद के पैरों पे खड़े हो जाते हैं, उनकी हाइट मापी जाती है। जो हाइट है वो आपको स्टेडियोमीटर से मापी जाती है। और जो इन्फेंटोमीटर है, इससे हमेशा क्या मापी जाती है, लेंथ मापी जाती है। ये आपका इन्फेंटोमीटर का क्या है, ये आपका इन्फेंटोमीटर का क्या है, डायग्राम है। ये इस तरीके से एक इन्फेंटोमीटर होता है। यहाँ पे इंस्टेप, इसके अंदर हाइट का वो सेंटीमीटर में सारा लिखा हुआ है। इसमें आपने बच्चों को लेटाया, कहां से कहां तक बच्चा है उसका मेजरमेंट कर लीजिए। आजकल क्या होता है, इन्फेंटोमीटर और वेगिंग मशीन या वेटिंग मशीन साथ में आता है। साथ में जब आप बच्चे को लेटाते हैं, वहां पे उसका वेट भी हो जाता है और वहां पे हाइट भी हो जाता है। देखिए, नई नई टेक्नोलॉजी आगे आती रहेंगी, लेकिन एक अगर इस तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट आ जाए सेम एज ऐसा, और अगर इसके ऊपर कुछ मार्किंग लिखे सेंटीमीटर में, तो ये मान लेना ऐसा भी कुछ लिखा हुआ, तो ये भी क्या है, एक तरीके से इन्फेंटोमीटर है। ये भी क्या है, वहां पे इन्फेंटोमीटर है। ये शनो अगर बड़ू बात है, 1 साल से छोटे बच्चे के अंदर इन्फेंटोमीटर काम में ले जाता है, क्योंकि 1 साल तक का बच्चा है वो खड़ा नहीं होता। 1 साल के बाद में बच्चा अगर खड़ा हो जाता है तो उसकी हाइट मापी जाती है, और वो किससे मापी जाती है, स्टेडियोमीटर से मापी जाती है। ये शनो, ये इसके बाद में जो आगे नेक्स्ट आ गया वो आ गया आपका गोनियोमीटर। ये शनो नेक्स्ट आ गया
गोनियोमीटर, इसके अंदर जॉइंट की जो मोबिलिटी है, जॉइंट की जो मोबिलिटी है वो चेक करने के लिए गोनियोमीटर काम में लेते हैं। और नेक्स्ट में आता है आपका आई रिफ्रैक्शन एरर। ये जो आपका जो रिफ्रैक्टोमीटर है, इसके अंदर आई का जो रिफ्रैक्शन में जो एरर आता है उसको चेक करने के लिए काम में ले जाता है। तो अपने लिए स्टेडियोमीटर और इन्फेंटोमीटर दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों मैंने बहुत ही अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बताया गया है। स्टेडियोमीटर की भी मैंने वहां पे इमेज दिखाई है आपको, मैंने वहां पे इन्फेंटोमीटर की भी इमेज दिखाई है। यस या नो? जब तक बच्चा अपने पांव पे खड़ा नहीं होता है, जब तक आप उसको हाइट नहीं बोलेंगे, जब तक आप उसकी क्या मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे। जैसे ही बच्चा अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा देन आप उसको क्या बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं। इसीलिए आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि 6 मंथ के बच्चे की हाइट कितनी है, नहीं, आपको यही बोलना पड़ेगा 6 मंथ के बच्चे की लेंथ कितनी है। समझ में आई बात? तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 कार्पल बोन है। जब आपने एक्सरे किया है तो रिस्ट में 2 कार्पल बोन सीन हुई है। मोस्ट ऑफ चिल्ड्रेन बाय द एंड ऑफ, वो कितनी साल का है कि कार्पल बोन उसमें 2 है। ये से नो, एक आपको मैं कार्पल बोन से देखिए 13 साल के छोटे बच्चों के अंदर आप कार्पल बोन को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी साल का है। एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है। सबसे पहली बात तो ये कि ये फॉर्मूला लेस देन 13 ईयर, 13 साल के छोटे बच्चों में ही ये फॉर्मूला काम आएगा। ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्पल बोन H+1 कि कार्पल बोन के नंबर कितने होंगे, H+1। यस या नो? कि जितनी उम्र होगी उसमें 1 जोड़ दोगे तो उसमें नंबर ऑफ कार्पल बोन आ जाएगी। यस या नो? चलिएगा, अब अपने को इसने पहले ही दे दी कार्पल बोन, कितने दे, 2 कार्पल बोन, कि 2 कार्पल बोन है, उम्र कितनी है। देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, एक तो इसने पहले से दे दी। मैं यहाँ पे अगर उसकी एज की बात करूं, अपन ऐसे निकालते हैं 1 साल 2 साल, अगर मैं सबसे पहले एक की निकालूं कि उसकी एज 1 साल है और उसके अंदर 1 अपन जोड़ देते हैं तो आगे कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। इट मीन्स इस फॉर्मूले में अगर आप एज में 1 लिखते हो और 1 + 1, यानी एज में 1 जोड़ दो, एज में 1 जोड़ दो, पता चल जाएगा कितने मतलब साल का, नहीं, नंबर ऑफ कार्पल बोन H+1। तो उसने पहले ही दे दी 2, अपने को निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 कितने साल में होती है, तो अगर अपन ने सोचा कि यार 1 साल की एज का बच्चा है और उसमें 1 जोड़ते हैं तो बराबर 2, यानी कि 2 जो बोन है वो 1 साल के बच्चे में होती है। तो 1 ईयर इज द करेक्ट आंसर। 2 अगर किसी में कार्पल बोन है तो उस बच्चे की एज है वो 1 ईयर है, इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। यस या नो? समझ में आई? चलिएगा, लेकिन ये फॉर्मूला 13 साल से कम के बच्चों में काम आएगा, ध्यान में रखिएगा। 13 साल के बाद में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कह रहा है कि इन्फेंट है, सिट विद सपोर्ट। कह रहा है, देखिए ये भी एक माइलस्टोन का क्वेश्चन है, किस तरीके से उसने माइलस्टोन का क्वेश्चन दिया है ये भी विनायक आपको यहाँ पे सिखाएगा। ये कह रहा है कि एक बच्चा है या एक इन्फेंट है वो सपोर्ट के साथ बैठता है। मैंने बताया माइलस्टोन में विद सपोर्ट 5 to 6 मंथ, 5 से जो 6 महीने का बच्चा है वो विथ सपोर्ट बैठता है। समझ में आई बात? ये कह रहा है कि अटेम्प्ट टू अटेन द टॉय बियॉन्ड रीच, अपने से वो जो टॉयज है उसको अपनी तरफ खींचने का, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, प्लस रोल्स ओवर फ्रॉम सुपाइन टू प्रोन। कि रोल्स ओवर मैंने आपको बताया था कि बच्चा जब सुपाइन लेटा है तो प्रोन में आ जाएगा, प्रोन लेटा है तो सुपाइन में हो जाएगा, उसको रोल ओवर के नाम से जाना जाता है। ये भी जो मैंने माइलस्टोन है ये आपको मैंने 5 to 6 मंथ के क्या बताए थे, माइलस्टोन बताए थे। ये डज नॉट हैव पिंसर ग्राफ्स। कह रहा है पिंसर ग्राफ्स अभी भी उसमें डेवलप नहीं है। तो मैंने आपको पिंसर जो ग्राफ्स है वो मैंने 9 मंथ का माइलस्टोन बताया था। ये पाल्मर जो ग्राफ्स है वो तो 6-7 मंथ में आ जाता है। पाल्मर ग्राफ्स का मतलब किसी वस्तु को आपने रखा तो उसको पूरे हथेली से पूरे हाथ से पकड़ेगा, दिस इज द पाल्मर ग्राफ्स। लेकिन इस पेन को अगर वो चुटकी से पकड़ेगा, दिस इज कॉल्ड पिंसर ग्राफ। तो पिंसर ग्राफ जो है उस बेबी में, उस इन्फेंट में 9 मंथ ऑफ एज में आता है। तो ये कह रहा है कि कौन से महीने का डेवलपमेंट है इस बच्चे में, माइलस्टोन पूछ रहा है कि भैया वो उल्टा लेटा हुआ सीधा हो जाता है, सपोर्ट के साथ में वो बैठ जाता है,
ये शनो किसी भी खिलौने के अपनी तरफ पकड़ने की कोशिश करता है, पिंसर ग्राफ्स उसमें देखा कि है नहीं, तो यानी कौन से महीने का, कौन सी एज का इसके अंदर क्या है, माइलस्टोन है। 2 महीने का नहीं है, 4 मंथ भी नहीं है, 8 महीने का भी नहीं है, ये शनो कितने महीने का है, 6 मंथ का। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए शीट विद सपोर्ट, रोल्स ओवर, ये सारे 5 से 6 महीने के हैं, तो 8 तो इससे क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, 4 क्या हो जाते हैं, इससे कम हो जाते हैं। तो कम को कभी भी नहीं, इसमें माइलस्टोन में नीचे वाली जो एज है उसको कभी भी नहीं देखना है, ऊपर वाली एज पे जाना है। तो 5 से ऊपर क्या है, 6, यानी कि 6ठे महीने के माइलस्टोन है। ये सारे माइलस्टोन है वो 6 मंथ के माइलस्टोन है। सपोर्ट के साथ में बैठना, रोल्स ओवर दिखाना, मतलब सुपाइन से लेटरल होना, लेटरल से सुपाइन होना, और पिंसर ग्राफ्स उसमें एब्सेंट है, ये सारी जो चीजें हैं ये 5 से 6 महीने की एज को दर्शाता है। और उसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, वो आपको क्या रहेगा, 6 मंथ ऑफ एज। पिंसर ग्राफ्स है वो आपको 9 मंथ में देखने को मिलता है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट वन अगर अपन बात करते हैं, इस पिक्चर को देखिए और कौन सा रिफ्लेक्स है। अभी मैंने आपको रिफ्लेक्स जल्दी से थोड़े दिन पहले, बहुत ही सीमित समय पहले मैंने आपको पढ़ाया है। ये क्या सकिंग रिफ्लेक्स है, क्या रूटिंग रिफ्लेक्स है, क्या स्टेप रिफ्लेक्स है, क्या गैग रिफ्लेक्स है। ये आपको पता है कि स्टेपिंग रिफ्लेक्स है, या इसको वॉकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, या इसको डांसिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, या इसको डांसिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, वॉकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, स्टेपिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। बच्चे को इस तरीके से होल्ड किया हुआ, और बच्चे को जैसे मतलब कि फर्म सरफेस पे आपने किया होल्ड, तो जो बच्चा है वो एक स्टेप दूसरा, मतलब ऐसे स्टेप आगे की तरफ रखता है, तो देखने से क्या उसे लगता है स्टेपिंग रिफ्लेक्स। यस या नो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टेप रिफ्लेक्स है। यस या नो, पिक्चर भी आए तो पिक्चर में भी इस चीज को फाइंड आउट कर लेना, समझ में आया। सकिंग रिफ्लेक्स आपको पता है कि एग्जामिनर इसके मुंह में, इसके माउथ में फिंगर को पुट करता है, तो वो उस फिंगर को क्या करने लग जाता है, सक करने लग जाता है फॉर फीडिंग पर्पज। रूटिंग रिफ्लेक्स कॉर्नर ऑफ माउथ, आप किसी भी एक साइड में अगर उसको टच करते हो तो बच्चा हेड को उधर घुमा लेता है फॉर सकिंग पर्पज। समझ के बाद गैग रिफ्लेक्स आपको पता है कि शॉर्ट पैलेट और जो हार्ड पैलेट का क्या रिफ्लेक्स है, गैग रिफ्लेक्स है ये। यस या नो, तो इस रिफ्लेक्स का आंसर जो हो जाएगा वो स्टेप रिफ्लेक्स या वॉकिंग रिफ्लेक्स या डांसिंग रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आई बात। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट फॉर द बेबी। क्या ब्रेस्ट फीडिंग है ना वो बच्चे के लिए तो क्या होती है, बेस्ट होती है। ब्रेस्ट फीडिंग है वो बेस्ट है किसके लिए, बच्चे के लिए, बट क्या मां के लिए कैसी है। क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए, बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग है वो बहुत बेस्ट है, लेकिन उस मदर पे क्या इफेक्ट डालेगा, मां के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कैसी है। अभी बताइए कि क्या बट हैज नो इफेक्ट ऑन मदर, क्या मदर पे ब्रेस्ट फीडिंग कोई इफेक्ट नहीं जी, बिल्कुल मदर पे ब्रेस्ट फीड है वो इफेक्ट डालती है। समझ गए बात, ये राइट आंसर नहीं है, गलत है। बट द लाइकली द अफेक्टेड द मदर अपीयर्स सिग्निफिकेंटली, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। मतलब लाइकली द अफेक्ट द मदर अपीयरेंस, मदर की अपीयरेंस को लाइक ये क्या अफेक्ट करता है, यस या नो। दूसरा बट में कोज ब्रेस्ट कैंसर इन मदर, नहीं, ब्रेस्ट कैंसर है वो मां में कोज नहीं करता है, यस या नो। मदर में ब्रेस्ट कैंसर भी कोज नहीं करेगा, यस या नो। और उसके अपीयरेंस को अफेक्ट करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं, इफेक्ट आएगा। यानी ये तीनों क्या है, रोंग है, तीनों चीजें रोंग है। क्या कह रहा है, एंड इज ऑल्सो गुड फॉर द मदर, बिल्कुल सही बात है। मां के लिए अच्छा है क्या, ब्रेस्ट मिल्क, मां के लिए जो है वो अच्छा है क्या, ब्रेस्ट मिल्क। यही पूछ रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए तो गुड है, बेस्ट है, और मां के लिए भी कैसी है, बढ़िया है, मां के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है कि डिलीवरी के बाद में सारे जो बॉडी के ऑर्गन हैं वो लूज हो जाते हैं, तो वापिस वो 1.5 महीने के अंदर पुनः अपनी स्थिति में आते हैं। उसको इन्वोल्यूशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन की प्रक्रिया बोलते हैं। उन इन्वोल्यूशन की प्रक्रिया के अंदर आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन वहां पे रिलीज होता है, तो बहुत सारे हार्मोन वहां पे रिलीज होते हैं। वो बेस्ट होते हैं उस माँ की हेल्थ के लिए, जितने भी ऑर्गन है वो अपने प्री प्रेगनेंसी जो स्टेज है, जो पहले थी प्रेगनेंसी, जो पहले जैसी थी माँ, उन सारे ऑर्गन्स को उसी स्थिति में वापस लाने के लिए भी ब्रेस्ट फीड क्या है उसके अंदर अपना रोल अदा
करता है, यानी ब्रेस्ट फीड माँ पे बहुत अच्छे से रोल अदा करता है। अगर इसका राइट आंसर ये हुआ कि ब्रेस्ट फीड है ना तो वो कैंसर कोज करता है, उल्टा कैंसर से बचाता है, प्रिवेंट करता है। तो ब्रेस्ट फीड अगर बच्चे के लिए बेस्ट है तो माँ के लिए भी गुड फॉर हेल्थ, माँ के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, बहुत ही अच्छी है। धन्यवाद, जुड़े रहिए, डटे रहिए, विश्वास कीजिएगा विनायक नर्सिंग एकेडमी पे, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।